इंग्लिश में तो डेफिनेशन सिंपल हो गया ना क्या, द परसेंटेज ऑफ द टोटल स्पेस ऑक्युपाइड बाय द पार्टिकल्स और स्फीयर इन द सर्टेन पैकिंग इज कॉल्ड पैकिंग एफिशिएंसी। यानी कोई चीज का यदि आप पैकिंग करते हैं, यानी कोई भी क्यूबिक आपका हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग हो या तो आपका HCCP हो, यानी जब 3 डायमेंशन जब पैकिंग कीजिएगा तो स्फीयर या आइटम द्वारा जितना स्पेस ऑक्युपाइड होता है उसका यदि टोटल स्पेस का परसेंटेज जो निकालते हैं वही क्या कहलाता है, उसका पैकिंग इफिशिएंसी कहलाएगा। जैसे कि कोई कंटेनर लेते हैं, कोई बर्तन लेते हैं और उसमें हम मान लेते हैं कि लड्डू को अरेंज कर रहे हैं, पैकिंग कर रहे हैं लड्डू का। तो जब लड्डू का पैकिंग कीजिएगा तो उसमें बीच बीच में कुछ गैपिंग आपका बचेगा, तो वहां पर क्या कीजिएगा, लड्डू का जितना भी आयतन है वॉल्यूम में वो निकाल लीजिएगा। तो उसको निकालने के लिए पहले क्या करते हैं, एक लड्डू का आयतन निकालकर जितनी लड्डू की संख्या उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वो आपका वॉल्यूम ऊपर लिखा जाएगा और जो बर्तन था उसका आयतन क्या लिखा होगा, नीचे लिखाएगा। ये आपका हो गया वॉल्यूम फ्रैक्शन निकलेगा। और जब उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो फिर क्या हो जाएगा, पैकिंग इफिशिएंसी निकलेगा। समझ आप? तो पैकिंग एफिशिएंसी निकालने के लिए क्या करना पड़ता है कि पहले हम स्फीयर का आयतन निकालते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं, क्यूब का आयतन निकालते हैं और दोनों का रेशियो निकालकर 100 से फिर क्या किया जाता है, मल्टीप्लाई किया जाता है, तो आपका पैकिंग एफिशिएंसी निकलेगा। अब इसमें कैलकुलेट करने के लिए सीखना है अलग अलग टाइप में। जैसे कि देखिएगा, इसको यदि फॉर्मूला में लिखना है तो कैसे लिख सकते हैं, पैकिंग एफिशिएंसी को यदि आप फॉर्मूले के रूप में बैठा के लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखते हैं, पैकिंग एफिशिएंसी बराबर जो होगा आपका हो जाएगा वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय पार्टिकल्स अपॉन क्या हो जाता है, टोटल वॉल्यूम ऑफ क्या हो जाता है, यूनिट सेल, क्योंकि यहाँ पर यूनिट सेल ही चल रहा है ना। तो वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय क्या जाएगा, पार्टिकल्स अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ क्या हो जाएगा, यूनिट सेल, और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 100, मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा 100। तो इस तरह से आपका पैकिंग एफिशिएंसी आपका मिलेगा। यानी हिंदी में इसको कैसे लिखना है, संकुलन क्षमता जो होगा, संकुलन क्षमता बराबर क्या हो जाएगा, कणों द्वारा प्राप्त आयतन अब बटे आपका क्या होगा, यूनिट सेल इकाई कोष्ठिका का कुल आयतन और गुणे क्या आपका 100 हो जाएगा जगह, यानी कणों द्वारा प्राप्त आयतन अब बटे क्या आपका इकाई कोष्ठिका का कुल आयतन गुणे 100। इस तरह से करके पैकिंग एफिशिएंसी आपका निकालना होता है। अब इसका कैलकुलेट करने के लिए सीखिएगा। देखिए ऊपर में हेडिंग क्या दीजिएगा, कैलकुलेशन ऑफ द पैकिंग इफिशिएंसी ऑफ यूनिट सेल है, यानी यूनिट सेल के पैकिंग एफिशिएंसी की गणना, करने के लिए सीखना है कैसे कैलकुलेट करते हैं इसमें। तो यहाँ पर मेनली रूप से 3 टाइप के यूनिट सेल के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला जो होगा आपका सिंपल यूनिट सेल, दूसरा होगा आपका FCC रहेगा और तीसरा आपका क्या होगा BCC रहेगा। सिंपल यूनिट सेल, आपका फेस सेंटर्ड यूनिट सेल और तीसरा क्या आपका बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। तीनों का पैकिंग एफिशिएंसी क्या होता है, कैसे निकलता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो नोट कीजिए। देखिएगा यहाँ पर हम 3 टाइप के यूनिट सेल लेते हैं, अब तीनों का आपका पैकिंग एफिशिएंसी निकालना है। अब इससे पैकिंग एफिशिएंसी निकालने के लिए 2 चीज कंसीडर करना पड़ेगा। पहला क्या कंसीडर करना है, आपका रेडियस ऑफ द स्फीयर, और सभी स्फीयर को यूनिफॉर्मली मानना है, मतलब सभी एक समान आकार का लेना है। यानी पार्टिकल को हम स्फीयर के रूप में मानेंगे और सबका साइज क्या होगा, सेम होना चाहिए। और दूसरा हम कंसीडर करते हैं आपका एड्ज ऑफ द यूनिट सेल, यूनिट सेल के किनारे को कंसीडर करते हैं। 2 चीजें, एक जो पहला है आपका
रेडियस ऑफ स्फीयर लेके चलिएगा, रेडियस ऑफ स्फीयर, इसको हम आर से लिखते हैं, आर से नहीं। दूसरा क्या है आपका इड्स ऑफ यूनिट सेल, यूनिट सेल को हम ए से लिखते हैं। अब दोनों क्या होता है वो समझिए पहले ना। आपका इड्स ऑफ यूनिट सेल किसको बोलते हैं? ये हो जाएगा द डिस्टेंस है ना बिटवीन द सेंटर ऑफ द स्फीयर प्रेजेंट एट द कॉर्नर ऑफ द यूनिट सेल, यानी इकाई सेल के कॉर्नर पर उपस्थित है ना गोला के केंद्र के बीच की दूरी को क्या करते हैं? इड्स लेंथ कहते हैं, उसको ए से लिखा जाता है। क्या होता है इसका इड्स लेंथ का डेफिनेशन? द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ यूनिट सेल present on the corner of center of sphere present on the corner of unit cell is called its length। हिंदी में लिखना तो हम सिंपल हो गया ना, यानी एकक कोष्ठिका या तो इकाई कोष्ठिका, एकक कोष्ठिका के शीर्ष पर स्थित गोला के केंद्र के बीच की दूरी को इड्स लेंथ कहते हैं। और इड्स लेंथ को लिखा जाता है कैसे आपका? एस से। इड्स लेंथ को लिखना है तो कैसे लिखे आपका? स्मॉल ए से करके। जैसे कि इसमें समझिएगा, हमने एक यूनिट सेल बनाया इस टाइप से, ये देखिए आपका ये जो आपका स्फीयर है वर्टेक्स पर प्लेस्ड है ना, ये भी वर्टेक्स पर स्थित है, ये भी क्या आपका वर्टेक्स पर है ना। जितना भी स्फीयर है सभी वर्टेक्स पर ही लिया गया है इसमें। अब इस स्फीयर का जो सेंटर होगा ये वाला होगा, इस स्फीयर का सेंटर ये होगा, इसके बीच का जो दूरी होगा, डिस्टेंस होगा, इसी को हम क्या बोलते हैं? इड्स लेंथ कहते हैं। तो ये जो आपका लेंथ होगा आपका इड्स लेंथ कहलाएगा। ये दोनों का भी सेंटर है ना, तो ये भी क्या कहलाएगा आपका? इड्स लेंथ कहलाएगा। इसको भी क्या कहेंगे आपका? इड्स लेंथ कहिएगा। समझ आप? तो यूनिट लेंथ के जो वर्टेक्स पर जो स्फीयर होता है उसके सेंटर के बीच की दूरी को इड्स लेंथ कहते हैं, और उसको हम ए से कंसीडर करते हैं। यहाँ तो समझ में आ रहा होगा। दूसरी क्या होता है आपका? रेडियस ऑफ स्फीयर। रेडियस ऑफ स्फीयर भी समझ है क्या होगा? रेडियस ऑफ स्फीयर क्या होगा आपका? जो आपका स्फीयर है ये सेंटर है, तो ये आपका रेडियस ऑफ क्या कहलाएगा? आपका स्फीयर कहलाएगा। इसका तो लिखाना कोई जरूरी भी नहीं, ये आपका रेडियस ऑफ स्फीयर कहलाएगा। अच्छा, दो आपका जब स्फीयर एक दूसरे के टच में रहेगा, दो स्फीयर यदि एक दूसरे के टच में है तो यहाँ पर दोनों स्फीयर के बीच में डिस्टेंस कितना हो बता सकते हैं? कितना डिस्टेंस को कंसीडर कीजिएगा? इसका जब दो स्फीयर एक दूसरे के टच में है तो इसके बीच का डिस्टेंस कितना होगा? 2r कंसीडर कीजिएगा ना। इधर भी r, इधर भी क्या आपका r, जिसको बोल सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन द नियरेस्ट स्फीयर है ना। इसको क्या बोल सकते हैं? डिस्टेंस आपका बिटवीन द नियरेस्ट स्फीयर मतलब निकटतम गोला के बीच की दूरी। हिंदी में लिखना है तो देखा निकटतम गोला के बीच की दूरी से इसको लिखते हैं। इसको हम d से रिप्रेजेंट करते हैं, और d बराबर जनरली क्या होता है आपका? 2r होता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ से ज्यादा डिस्टेंस कैलकुलेट नहीं करना है, सेंटर से होता है। जब भी डिस्टेंस का कैलकुलेशन होता है कहाँ से आपका? सेंटर से। इसके सेंटर और आपका इसके सेंटर है ना, तो दोनों सेंटर के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? 2r होगा ना। तो इसमें दो चीज हो गया, एक यूनिट सेल का लेंथ और एक आपका क्या आपका स्फीयर डिस्टेंस बिटवीन द क्या आपका
द नियरेस्ट स्फीयर, मतलब दो नजदीक निकटतम गोला के बीच का दूरी, दो चीज में कंसीडर करना है। इसमें डी बार क्या हो जाएगा, 2 बार हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा? चलिए ठीक है, लिखिए समझ में। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल सरल घनीय एकक कोष्ठिका, एकक कोष्ठिका। पहले इसका हम पैकिंग एफिशिएंसी निकालने के लिए सीखते हैं। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का पैकिंग एफिशिएंसी क्या होता है और कैसे निकलता है। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में हम स्फीयर को या पार्टिकल्स को किस प्रकार से अरेंज करते हैं। इसका देखिए, अरेंज करने के लिए पहले क्या लेते हैं, आपका जो एक प्लेन में लीजिएगा तो वो स्क्वायर क्लोज पैकिंग होगा ना। इस प्रकार से हम क्या लेते हैं, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। एक लेयर ये बन गया और एक लेयर और बनाते हैं। ये फर्स्ट लेयर हो गया और ये आपका सेकेंड लेयर। और इस लेयर को हम जस्ट इस पर कोइंसाइड करवाते हैं। इस तरह से रखना है कि इसका सेंटर इसके सेंटर पर हो, नहीं इसका सेंटर इसके सेंटर पर, इसका इसके सेंटर पर, ये इस सेंटर पर, नहीं तो उस प्रकार का जो अरेंजमेंट मिलेगा वो क्या होगा, आपका सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल होगा। यानी इसको देखा जाए ऑल ओवर तो इस टाइप से फिगर आपका बनेगा। आपका 4 नीचे जो था ना, 4 ये नीचे वाले कॉर्नर पर रहेगा, नहीं 1 हो गया, ये 2 हो गया, फिर ये 3 हो गया, और आपका 4 ये नीचे वाले कॉर्नर पर होगा, है ना। और फिर ये 4 का आपका ऊपर वाले कॉर्नर पर रहेगा। ये 1 हो गया, फिर आपका 2, फिर 3 और फिर क्या आपका 4 हो गया। और सब एक दूसरे के टच में है, सभी जो स्फीयर है एक दूसरे का आपका टच में ही रहेगा। ये बात समझ में आ रहा है? चलिए, अब इसका पैकिंग एफिशिएंसी निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा, पहले ये यूनिट सेल में स्फीयर कितना वॉल्यूम आपको पार्ट किया है उसका एरिया निकाल लीजिएगा, उसका वॉल्यूम निकाल लीजिएगा, समझे यहाँ पर। दूसरा है इस यूनिट सेल का क्या वॉल्यूम होता है उसका निकालिएगा। दोनों का रेशियो निकालकर 100 से क्या कीजिएगा, मल्टीप्लाई कीजिए, तभी ना निकल पाएगा। चलिए, तो इसमें आप क्या क्या देख रहे हैं, पहले रेडियस ऑफ स्फीयर क्या कंसीडर करना है। रेडियस ऑफ स्फीयर जो होगा उसको r से मानते हैं, r हो गया ना। दूसरी बात, आपका इड्ज लेंथ क्या होगा, इसमें इड्ज लेंथ है उसको a मानते हैं, वो क्या आपका और एक कौन सा डिस्टेंस होगा बता सकते हैं, ये वाला डिस्टेंस आपका a होगा ना, ये वाला डिस्टेंस ये होगा, ये डिस्टेंस का आपका a रहेगा, सभी का दूरी a ही रहेगा ना। यहाँ समझिए, ये जो डिस्टेंस है आपका a होगा, इसी को इड्ज लेंथ यहाँ पर कहेंगे ना, क्योंकि दोनों टच में है, ये दोनों भी टच में है, ये दोनों भी स्ट्रेट टच में, ये भी टच में, ये भी टच, ये भी सब क्या टच में, सभी आपस में टच में ही है ना। तो जब ये दोनों टच में रहेगा तो इड्ज लेंथ तो यही बताएगा, ये होगा आपका इड्ज लेंथ। इड्ज लेंथ बराबर क्या होगा आपका, ये हो गया। और यहाँ पर आपका पहली बात, दूसरी बात क्या आपका डिस्टेंस बिटवीन आपका नियरेस्ट स्फीयर क्या हो जाएगा, नियरेस्ट स्फीयर जो है वो आपका क्या होगा, 2r होगा। नियरेस्ट स्फीयर बार क्या लिखा है आपका 2r, क्योंकि दो स्फीयर जो है टच में है ना स्फीयर, तो जब स्फीयर आपका टच में रहेगा तो उसके बीच का डिस्टेंस क्या रहेगा आपका 2r होगा। तो यहाँ पर आप क्या बोल सकते हैं, a बराबर आपका 2r हो जाएगा, a बार का आपका 2r। तो एक फॉर्मूला ये निकल गया, बहुत इंपोर्टेंट है। आपका क्वेश्चन आता है कि यदि आपका सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है और रेडियस ऑफ स्फीयर दिया हुआ है तो इड्ज लेंथ पूछेगा, तो खाली 2 से क्या करना आपका मल्टीप्लाई कर देना है। तो इड्ज लेंथ जो होता है रेडियस ऑफ स्फीयर का क्या होता है आपका 2 गुना होता है। किसमें ऐसा होता है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में होता है, समझे आप। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में जो इड्ज लेंथ रहेगा रेडियस ऑफ स्फीयर से क्या होगा 2 गुना होगा, और रेडियस ऑफ स्फीयर जो होगा इड्ज लेंथ से क्या होगा आधा होगा। ये बात समझ में आता कर रहा है। दूसरी अब क्या है, हम स्फीयर का वॉल्यूम निकालते हैं, समझे आप। तो स्फीयर का वॉल्यूम कैसे निकलता है, स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है जानते हैं, इसमें 4/3 पाई r क्यू होता है, समझे आप। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या निकलेगा यहाँ पर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो होगा 4/3 और क्या होता है आपका पाई r क्यू होता है। ये भी समझ है। आप बताइएगा सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में टोटल कितने स्फीयर होता है, कैसे 8 होगा,
एक होता है। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में स्फीयर की संख्या कितना होगा? 8 होगा। 8 कॉर्नर पर 8 सेल है, लेकिन कंट्रीब्यूशन सबसे 1/8 ही मिल रहा है। तो कंट्रीब्यूशन 1/8 से मिल रहा है, तो ऑल ओवर 1 होगा। 8 गुने 1/8 क्या होगा? 1 होगा ना। तो नंबर ऑफ आपका स्फीयर कितना होगा? नंबर ऑफ स्फीयर इन आपका क्या था बस यूनिट सेल। कौन सा यूनिट सेल में? सिंपल क्यूबिक है ना, बराबर क्या होगा? 1 होगा ना। तो इसलिए आपका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? टोटल वॉल्यूम जो होगा इसका आपका 4/3 और पाई आर क्यू वही रहेगा ना, क्योंकि एक ही स्फीयर है और एक स्फीयर का वॉल्यूम जानते हैं 4/3 पाई आर क्यू होता है, तो वही रह जाएगा ना। समझ में इतना आ रहा है? वो पॉजिटिव दिए ना, तो 4/3 पाई आर का तब का क्यू ही हो जाएगा ना। उतना लंबा क्यों लिखे? सिंपल है ना। तो नंबर ऑफ स्फीयर इनका आपका यूनिट सेल। अब किस कौन सा यूनिट सेल के बारे में डिस्कस करें? सिंपल का करें। एक बार सिंपल लिख ही दे तो बार बार लिखने जरूरी है। तो आपका वॉल्यूम का 4/3 पाई आर का आपका क्यू हो जाएगा। नेक्स्ट अब आगे देखिए। अब नेक्स्ट निकालना है किसका वॉल्यूम? स्फीयर का तो वॉल्यूम निकल गया ना। अब किसका निकालिए? आपका सेल का। तो सेल का वॉल्यूम कैसे निकलेगा? सेल का जो शेप है वो किस टाइप का है? आपका क्यूब है ना, क्यूबिक शेप है ना। तो क्यूबिक शेप है आपने घनीय शेप है ना। तो घन का आयतन जानते हैं क्या होता है? भुजा क्यू होता है। क्या होता है? तो आपका वॉल्यूम ऑफ आपका क्यूब जो होगा, क्यूब का मतलब यूनिट सेल है। यूनिट सेल जो होगा आपका ए क्यू हो जाएगा ना। क्या आपका? ए क्यू। और यहाँ पर जानते हैं ए बराबर क्या होता है? 2r। यहाँ जानते हैं कि ए बराबर क्या 2r, इसलिए इसका जो वॉल्यूम निकलेगा वो क्या होगा आपका? 2r पर पावर 3 होगा ना, मतलब 8r3। क्या आपका? 8r3। तो आपका स्फीयर का वॉल्यूम भी मिल गया और आपका घन का भी वॉल्यूम मिल गया, यूनिट सेल का भी वॉल्यूम मिल गया। अब दोनों का रेशियो निकालकर 100 से खाली क्या करना? आपका मल्टीप्लाई करना है, करना है ना। तो नेक्स्ट क्या निकालेगा? पैकिंग एफिशिएंसी। तो पैकिंग एफिशिएंसी का क्या होता है फॉर्मूला? ऊपर क्या लिखा आपका? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। पैकिंग एफिशिएंसी तो इक्वल टू होगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अपॉन क्या होगा आपका? वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल है देगा। यूनिट सेल मल्टीप्लाई कर आपका 100। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होगा? 4/3 होगा ना। 4/3 पाई आर क्यू हो जाएगा। इसका क्या आपका 8r क्यू हो जाएगा। अब गुने फिर कर आपका 100, तो r क्यू कट जाएगा ना। अब इसमें डिवाइड कीजिएगा तो क्या होगा? देखिए तो ये 2 कटेगा ना आपका, तो पाई बटे होगा ये 4 दूनी 8 कटेगा नहीं कटेगा? तो आपका 3 दूनी 6 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर आपका 100, तो आपका हो गया 50 पाई बटे 3 हो जाएगा। अब पाई का मान जानते कितना होता है? 1 बाई का साथ किया 3.14 रखिए, कोई दिक्कत नहीं। अब बटे का आपका 3 हो जाएगा। और मल्टीप्लाई करके भाग दीजिए, डिवाइड कीजिए। 5 2 7 हो गया, 5 3 15 ये तो है। फिर 0 डालिएगा और फिर 2 अंक के बाद दशमलव, बटे आपका 3 हो गया। अब 3 से भागा दीजिए तो 5 3 15 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया। और फिर क्या होगा? 3 3 लगभग 4 में लगा दीजिए ना, इतना आपका परसेंटेज आएगा। 52 पॉइंट क्या आपका 4%। तो आपका सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का पैकिंग एफिशिएंसी क्या होता है आपका? 52.4%। यानी कहने का मतलब होगा 52.4% जो वॉल्यूम होगा वो आपका स्फीयर द्वारा ऑक्युपाइड होगा, बाकी सारी जगह क्या रहेगा? खाली ही रह जाएगा। समझ यहाँ पर? बाकी जो जगह बचेगा क्या आपका? खाली होगा ना। तो वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द स्फीयर क्या रह जाएगा? इतना परसेंट। और आपका वाइड इंटरस्टेशियल साइड कितना रह जाएगा? तो 100 माइनस इतना हो जाएगा। यानी क्वेश्चन में ये भी आता है ना कि आपका सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में कितने परसेंट स्पेस क्या होते हैं? खाली रहते हैं। ये भी आपका क्वेश्चन में पूछेगा ऑब्जेक्टिव में। तो कितने परसेंट खाली रहेगा? तो 100 माइनस 52 पॉइंट का आपका 4% क्या रहेगा? आपका खाली रहेगा। समझ यहाँ तक? लिखिए।